भाई ये डब्बा है, इसकी स्पीड v0 है, मास m है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। मैं बताऊं इसके साथ क्या होगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, इधर म्यू के नॉर्मल लगेगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगी म्यू के mg बाय m, ये हो जाएगी म्यू के जी। ये रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते करते x डिस्टेंस जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0, फिर फ्रिक्शन लगेगा भी नहीं, फिर स्टैटिक भी नहीं लगेगा, फिर ये रेस्ट पे ही आ जाएगा परमानेंटली। अब इसमें दो चीजें पूछी जा सकती थी कि कितना x जाएगा, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, 0 इक्वल टू v0 माइनस म्यू के जी टी कर दो, तो टाइम तो आ गया v0 बाय म्यू के जी। और थर्ड इक्वेशन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर इज v0 स्क्वायर 2 माइनस म्यू के जी इंटू प्लस एक्स, तो x आ जाएगा v0 स्क्वायर बाय 2 म्यू के जी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। अब यहां से यहां तक देखा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी में तो लॉस आ रहा है, गई कहां वो काइनेटिक एनर्जी, जीपी में तो नहीं गई। क्या मैं कह सकता हूं, दैट विल बी वर्क डन बाय नहीं होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन खा गया काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन खा गया, तो हम ये कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इज हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड को क्या लिखोगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यूज किया है, फ्रिक्शन इनटू एक्स। ये बेसिकली हीट जनरेटेड को क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ rubbing. So what is heat generated? Frictional force multiplied by distance of rubbing. So loss in kinetic energy is heat generated. अब इसमें देखा जाए तो क्या कहेंगे, loss means what? Loss means what? Initial minus final. तो initial हो गया हाफ m v0 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू हीट जनरेटेड। हीट क्या बोल दोगे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू के नॉर्मल कितना था mg इंटू एक्स, m कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी v0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको तुम उससे कर रहे होते वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं, उससे भी आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू के mg x। यही होगा क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन और mg का वर्क डन तो 0 है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 0 है और माइनस इनिशियल हो गया हाफ m v0 स्क्वायर। बट अब तुम वही, ये आसान लगा, वही मैं कह रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम इज इजियर टू अप्लाई इन सिंपलर क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चनों में वर्क एनर्जी थ्योरम ही आसान है लगानी, लेकिन जब टफ होते जाएंगे तब मेरा वाला मेथड बेटर हो जाएगा एंड फास्टर हो जाएगा। तो हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि आसान के लिए हम अलग मेथड रखें और टफ के लिए अलग रखें। तो इसीलिए मैं कहता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम ना लगा के तुम लॉसेस इज इक्वल टू गेन से लगाओ। क्या लगाओ कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट जनरेटेड, और फिर कहते हो लॉस इन काइनेटिक इज इनिशियल माइनस फाइनल, और हीट कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रबिंग डिस्टेंस। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? जैसे ये क्वेश्चन है,
ये M2 है, ये M1 है। अब यहां पर ना फ्रिक्शन भी दे दिया और यहां पर स्पीड 0 है और यहां पर भी स्पीड 0 है। क्वेश्चन है इसे छोड़ दिया गया तो ये h नीचे गया तो यहां पे स्पीड v हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं ये h आगे चला गया तो स्पीड v हो गई। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, क्या कहोगे? लॉस इन जीपी ऑफ M2 is gain in kinetic energy of M1 and M2 प्लस हीट। बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है हीट किधर की तरफ होनी चाहिए। यार हमेशा गेन्स की तरफ ही होएगी, क्योंकि जो लॉस हुए वो सारे गेन्स में अपीयर ही नहीं हुए, कुछ एनर्जी हीट ने खा ली। तो मतलब ठीक है, मैंने कभी रटवाया था एक बच्चों को इस तरीके से, वरना मुझे तो हमेशा फील आया थी कि हीट किधर की तरफ होनी चाहिए। तो फिर बच्चों ने ही बताया कि सर देखो हमेशा गेन्स की तरफ ही आएगी वो। मैंने कहा हाँ, दैट्स आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि जो लॉस हुआ वो गेन्स में अपीयर ही नहीं हुआ सारा, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी खा गया हीट। तो मैं क्या कह सकता हूं, M2GH इज हाफ M1 V स्क्वेयर प्लस हाफ M2 V स्क्वेयर, और हीट को क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शनल फोर्सेस म्यू के M1G इंटू H। हाँ, क्योंकि नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो हो जाएगी म्यू के नॉर्मल, म्यू के mg, तो म्यू के M1G, और इनटू क्या बोलते हैं, ये कितना हो गया h। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हीट जनरेटेड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग, दैट्स म्यू mg इनटू h। दैट्स अ वेरी पावरफुल वे ऑफ फाइंडिंग v। कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत रिस्की है। रिस्की क्यों है यार, एक इक्वेशन बनानी थी, गलत बना दी, कुछ एनर्जी खा गए, भूल गए लिखना, पूरा गलत, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? चैप्टर में फील यहां पर चालू होती है फिजिक्स की। अब तक के चैप्टर जो थे वो थे मैकेनिकल चैप्टर्स की, भाई खट खट खट, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, नॉट मच थिंकिंग इन्वॉल्व, मैकेनिकल थिंग्स। नाउ यू स्टार्ट कि अच्छा हाँ यार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग के बिना तो गए। these are the kind of lectures you have to write 3 times. Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन था, ये M1 था, ये M2 था, ये एंगल थीटा था, यहां पे स्पीड 0 थी, यहां पर भी v 0 था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के था। जब ये h नीचे गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? अब करोगे खुद। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई। लॉस इन जीपी ऑफ M2 M2GH, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 M2V स्क्वेयर प्लस हाफ M1V स्क्वेयर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में गेन आया। ये H गया तो ये H ऐसे गया, तो गेन इन GP H साइन थीटा होगा, तो ये हो जाए M1G H साइन थीटा। और इसी तरफ हीट जनरेटेड भी आएगी, और हीट जनरेटेड आ जाएगी म्यू के mg cos थीटा। ये तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्टेंस ऑफ रबिंग तो ये हुआ ना, तो h। बात समझ में आ गई ना? सपोज करो एक पार्टिकल है, ये एंगल थीटा है, उसको V0 से प्रोजेक्ट कर दिया, V0 से प्रोजेक्ट कर दिया। सो क्वेश्चन इज कि कितनी हाइट तक जाएगा, गिवन दैट कि फ्रिक्शन भी है, गिवन दैट फ्रिक्शन भी है।
तो हम ये कह सकते हैं ये उस हाइट तक जाएगा जहां पे जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। मान लो ये इस हाइट तक जा रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं 1 से 2 तक, तो हम ये कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। लॉस क्या हो जाएगा, हाफ mv0 स्क्वायर, गेन इन जीपी हो जाएगा mgh, हीट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू के mg cos थीटा इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग। डिस्टेंस ऑफ रबिंग विल बी दिस डिस्टेंस, हाँ या ना, दैट्स गोइंग टू बी h by sin। ये आएगा ना। अब क्वेश्चन बनता है, यहां तक आ गया ये, अब ये वापस गिरेगा तो वो नीचे गिरेगा, तो यहां पे आया, उसकी स्पीड हो जाएगी v1। तो अगर मैं 2 से 3 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो क्या कहूंगा, लॉस इन जीपी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट 2। ये हीट 1 बोल दो, हीट 2 हो गई नीचे गिरते हुए वाली हीट। अब लॉस इन जीपी हो जाएगा mgh और गेन इन काइनेटिक हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर और हीट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी म्यू के mg cos थीटा। अब तुम देखो कितने मजे में लिख रहे हैं ऐसे, इट्स नॉट दैट इजी इज इट। वो तो एफबीटी दिमाग में है कि यार वो नीचे आ रहा था तो mg इधर लग रहा था, नॉर्मल इधर लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, एक्सेलरेशन इधर की तरफ रहा होगा, तो नॉर्मल mg cos थीटा, जो फ्रिक्शन फोर्स म्यू के mg cos थीटा हो जाएगा इनटू डिस्टेंस ऑफ रब वुड बी h by sin थीटा। m काट दिया, 2gh 1 माइनस म्यू के cot थीटा इज v1 स्क्वायर आ गया। अब h की वैल्यू यहां से डालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी 2g 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। h कितना था, v0 स्क्वायर बाय 2g 1 प्लस म्यू कॉट थीटा इज v1 स्क्वायर। 2g कट गया तो v1 आ गया v0 रूट ऑफ 1 माइनस म्यू कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू कॉट थीटा। डेफिनेटली इट इज लेस देन v0 क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्टली लगा देता 1 से 3 तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था 1 से 3 लगाता तो क्या बोलता 1 से 3 लगाता तो क्या कहता, जीपी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। हाँ यार, जीपी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। के फिर तो तुमको के में भी कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा ना, ऊपर गया तो भी हीट जनरेट हुई और नीचे आया तो भी हीट जनरेट हुई। इसका मतलब बोलना चाहिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट 1 प्लस हीट 2। इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई इससे सोचे कि मैं डायरेक्टली v1 निकाल लेता, क्योंकि हीट 1 और हीट 2 के लिए तुम्हें h चाहिए, तो तुम्हें एटलीस्ट ऊपर जाने तक का h तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो कल कोई कहे कि फ्रिक्शन वाले प्लेन पे ऊपर फेंकूं, तो जब वो वापस आता है उसकी स्पीड कम हो जाती है,
तो मैं डायरेक्टली सोच के बोल सकता हूं कि देयर विल बी अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द एनर्जी वुड बी गोइंग इनटू हीट 1 एंड हीट 2। ऊपर जाते हुए भी वेस्ट हुई है और नीचे आते हुए भी वेस्ट हुई है, तो वेस्ट होएगी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। लॉस हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू H1 प्लस H2। हाँ, H1 और H2 के लिए तुम्हें H निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली 1 2 3 लगाने से कोई खास फायदा नहीं है, अनलेस कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो ये कहे कि क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ था। हाँ हुआ था। बात समझ में आई या नहीं आई? सपोज करो गाइस, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, ठीक है। ये स्लो होता जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितनी आएगी? म्यू के जी, क्योंकि नीचे mg लग रहा था, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, इधर म्यू के नॉर्मल लग रहा है। हाँ, म्यू के n इक्वल टू एम ए कर देंगे, तो n को mg कर दिया तो म्यू के जी आ गई। कुछ देर बाद ये x डिस्टेंस जाके रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 टाइम t हो जाएगा। x और t निकालते थे, क्या निकालते थे? x और t निकालते थे। फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो 0 इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू के जी टी, तो टाइम ऑफ स्टॉपिंग आ गया वी नॉट बाई म्यू के जी। अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो x निकल जाएगा, उसमें क्या लिखोगे? 0 स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 माइनस म्यू के जी प्लस एक्स, तो x कितना आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी। हाँ या ना? अब मान लो इस केस में मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की कोशिश करूं, कैसे लगेगी? सोच रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से चल रहा है, वेलोसिटी वी नॉट है, फिर वो रुक गया, यहां पर क्या चीज थी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहां पर काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो हम कहेंगे पोटेंशियल तो सेम ही रहा, तो मैंने कहा लॉस इन काइनेटिक इज ईटन अप बाय फ्रिक्शन, इज ईटन अप बाय फ्रिक्शन। कैन आई से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे लिख दो, या तो लिख दो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहां पर अगेन वर्ड क्या है? अगेंस्ट फ्रिक्शन, या फिर हमेशा ऐसे लिख दो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट जनरेटेड। गरम फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड को लिख सकते हो क्या? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग, पॉजिटिव वैल्यू ना। वर्क डन, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो माइनस म्यू के एन एक्स हो जाएगा, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? प्लस बोल रहा हूं उसे, कि सारी काइनेटिक एनर्जी कौन खा गया? फ्रिक्शन खा गया। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हीट जनरेटेड किस साइड में लिखना होता है? मैंने कहा गेन की तरफ लिखोगे ना, जो लॉसेस हुए उसमें जो हमारा हीट गया वो गेन्स में अपीयर होएगा ही नहीं होएगा, कि कुछ पार्ट कहां चला गया लॉस का? हीट में चला गया। तो कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, हीट जनरेटेड किधर की तरफ होना चाहिए? गेन्स की तरफ होना चाहिए। समझ लो ना, फ्रिक्शन को देखो तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे, 4 या 5 केस कराएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। फ्रिक्शन हो तो क्या करना, फ्रिक्शन ना हो तो क्या करना, समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स हो तो क्या करना, वो ना हो तो क्या करना, और तुम फिर हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैं उनको क्वेश्चन के जरिए समझा रहा हूँ कि अभी फ्रिक्शन आए तो क्या करना उसका, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, टेंशन वेंशन वाला केस आए तो क्या करना, नहीं तो तुम उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशंस गलत लिख के आओगे। ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें क्या करना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को बोल देना हीट जनरेटेड, सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में चलेगी। अच्छा, लॉस का क्या मतलब होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, ये भी ध्यान रखना।
तो इनिशियल कितनी हो गई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू फाइनल कितना, फाइनल तो 0 हो गया, हीट कितना हो गया म्यू के, एन को लिख देना mg इंटू एक्स, म्यू के mg x, फोर्स लिखोगे ना भाई। हाँ, क्या मैं कह सकता हूं x की वैल्यू इससे भी वही आएगी, yes sir, same. क्या आएगी वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू के जी, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू के जी। गॉट इट? पक्का? पर हम यहाँ से ऐसे टाइम भी निकाल सकते हैं ना? एग्जैक्टली, गुड गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैं क्लास के अंदर मतलब इट शुड ऑलवेज बी इंटरेक्टिव, कि भाई क्लास में पता चलता है क्या कि यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज यू कैन नेवर फाइंड टाइम, बिकॉज टाइम के लिए तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये लिख सकते हो साइड में, व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ बता चुका हूं ना ये, कि टाइम कभी नहीं निकलेगा। हाँ प्रोजेक्टाइल के अंदर मतलब जैसे डायरेक्शन ही निकलेगी, स्पीड निकलेगी, स्पीड नॉट वेलोसिटी, वेक्टर नहीं निकला था, मैग्नीट्यूड निकला था। So, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में टाइम आ रहा है तो यू शुड स्ट्रेट अवे रियलाइज इट्स नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू शुड अप्लाई, यू शुड डू दैट क्वेश्चन यूजिंग न्यूटन लॉज एंड व्हाटएवर काइनेमेटिक्स। ओके गाइस, ध्यान ये रखना, जैसे हीट जनरेटेड क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है एक्चुअली, डिस्टेंस ऑफ रबिंग, डिस्टेंस ऑफ रबिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन ले लूं मैं, मान लो कोई क्वेश्चन ले लूं मैं, मान लो ऐसे ले लिया, यहां से छोड़ दिया, वेलोसिटी 0, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और यहां से छोड़ा है और हाइट है h। अब ये भी कह दिया साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया म्यू के। जब ये नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, यहां पे स्पीड पूछ ली v, कैसे करूंगा सोच सोच के, यहां से यहां आया, लॉस इन जीपी, लॉस इन जीपी इज गेन इन के प्लस हीट जनरेटेड, क्योंकि जो पूरा लॉस इन जीपी है वो पूरा केई में आया ही नहीं, कुछ हीट खा गया। अब मैंने कहा लॉस इन जीपी कितना हो गया mgh, और गेन इन केई कितना हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और हीट कितना हो गया। अब ध्यान से सोच के, अब तुम्हें न्यूटन लॉ भी आना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो ना कि न्यूटन लॉ भूल जाएंगे, कैसे करोगे भाई, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए, नीचे mg लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर म्यू नॉर्मल लगेगा, इधर एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना। हीट जनरेटेड कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हाँ इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग h बाय साइन। मतलब गलतियां होने के कितने कितने रास्ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई म्यू के n इनटू h बाय साइन थीटा। नॉर्मल कितना हो गया mg cos थीटा, हाँ या ना। नॉर्मल कितना हो गया mg cos थीटा। तो आंसर कितना आ गया, m गया कट, ये आ जाएगा gh माइनस gh cot थीटा इंटू ट्वाइस का अंडर द रूट इज v। हाँ नहीं तो एक्सेलरेट नहीं होगा क्या भाई, तो मतलब तुम हैं नहीं, ये हो सकता है कि नीचे आए ही ना। हाँ तो मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि tan थीटा शुड बी लेस देन म्यू के, हाँ या ना। एक्चुअली नॉट म्यू के, tan थीटा शुड बी, सॉरी नॉट लेस देन, पागल हो गया क्या, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस, it should be greater than angle of repose, tan theta should be greater than angle of repose, तभी तो नीचे गिरेगा, नहीं तो वहीं पे रुक जाएगा। तो अगर तुमने इसे रेस्ट से रिलीज किया तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो हमने assumption था ही implicit की एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है हमारा एंगल ये वाला थीटा, तो हम ये कह रहे हैं कि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है तो नीचे गिरेगा।
हाँ या ना? और इसको एक्सेलरेशन से करते तो कैसे करते? तुम कहते v स्क्वेयर इक्वल टू 0 स्क्वेयर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या बोलते? g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी h बाय साइन थीटा। मेरे ख्याल से इससे भी वही आंसर आना चाहिए v का, हाँ या ना? और अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ मिस्टेक करी है। ऑब्वियसली आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। अब यहां पर भी तुम गलतियां कर देते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट को h बाय साइन थीटा नहीं लोगे तो फिर व्हाट कैन आई डू? ये बोलना चाह रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो। फ्रिक्शन का न्यूटन गया कहां, ये कह रहा है। इसका मतलब ये उतना ऊपर तक जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। मतलब अगर तुम ये कह दो कि ये गया और फिर यहाँ पर थोड़ा कोलिजन मत मानना, ऐसे गया और फिर ये दोबारा ऐसे गया, हाँ या ना? तो अगर ये स्मूथ होता तो तुम ये कह सकते थे कि यहां से टपकाया तो नीचे आते आते लॉस इन जीपी गेन इन के ई कर दिया, और फिर यहां से ऊपर ले जाते हुए लॉस इन के ई गेन इन जीपी कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं सीधा कि h हाइट तक ही जाएगा अगर स्मूथ होता तो। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्टली बोल दिया मैंने। डायरेक्टली क्यों बोल दिया? क्योंकि जितना लॉस इन जीपी हुआ था उतना ही गेन इन के ई हुआ, और फिर यहां से यहां के बीच में लगाया तो जितना लॉस इन के ई हुआ था उतना ही गेन इन जीपी हुआ। अगर ये चिकना होता तब, अगर ये रफ है तो जब ये ऊपर से नीचे आया तो यहां से लॉस इन जीपी इज नॉट गेन इन के ई, क्योंकि लॉस इन जीपी इज गेन इन के ई प्लस हीट 1, ये V1 आएगा फिर इससे, और यहां से यहां तक आते हुए V2 भी कम हो जाएगा अगर हीट है तो फिर तुम ये कहोगे कि यहां से यहां तक लॉस इन जीपी इज गेन इन के ई, अब यहां से यहां तक लॉस इन के ई इज हीट 2, और फिर यहां से यहां तक ले जाओगे तो क्या कहोगे? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो लॉस इन के ई इज गेन इन जीपी प्लस हीट 3। तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो ये h डैश होगा ये h से छोटा होगा। तो इसमें कंजर्व कैसे होगी एनर्जी? तो एनर्जी हीट खा गई। यहां से सीधा तुम यहां से यहां लगाओ तो तुम कहोगे काइनेटिक में तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा देयर हैज टू बी लॉस इन जीपी, तुम कहोगे नहीं, व्हाई? मैंने कहा बिकॉज लॉस इन जीपी इज हीट 1 प्लस हीट 2 प्लस हीट 3। तो सर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो तो उतनी हाइट तक जाएगा, हाँ, तो फिर ऑसिलेट कर जाएगा वापस वहीं तक जाएगा। सॉरी, हाँ, यहाँ पर म्यू क्या होना चाहिए? शी इज राइट। क्या लिखा है? म्यू के खा गया मैं एमसीआई में क्या लिखा है? ये ऑसिलेट करेगा, ये लिखा है। उसने ये लिखा है कि अगर मैं h हाइट से छोड़ूंगा तो वो उतनी ही हाइट h तक चढ़ेगा अगर वो स्मूथ है तो। वो तो ऑब्वियस है। अब जैसे मैंने कहा, अरे तो एक काम करो ना, एक क्वेश्चन में सोच रहा था कि मैं कराऊं या ना कराऊं, अब कराए थे क्योंकि उसने ऐसा फालतू का क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो भाई तुमने स्पीड v0 से फेंका और फ्रिक्शन था, एंगल थीटा था। क्वेश्चन है कितनी हाइट तक जाएगा? मैंने कहा उतनी हाइट तक जाएगा जहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, उस हाइट तक जाएगा जहां पर हाइट हो जाएगी h। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेलोसिटी दे दी, फ्रिक्शन था, ये वैसे भी रुकता किसी पॉइंट पे जाके। क्यों? क्योंकि लॉस इन काइनेटिक गेन इन जीपी। लेकिन अब मैं कहूंगा लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन जीपी प्लस हीट 1 बोल दो। लॉस इन काइनेटिक कितना हो जाएगा? हाफ m v0 स्क्वायर माइनस 0, हाफ m v0 स्क्वायर माइनस 0। क्यों? इनिशियल माइनस फाइनल। इस गेन इन जीपी कितना हो जाएगा? mgh। हीट कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू के mg cos थीटा इंटू h बाय साइन थीटा। इससे h निकाल लो। h कितना आ रहा है गाइस? h कितना आ रहा है? v0 स्क्वायर बाय 2 gh प्लस म्यू gh cot थीटा, या फिर ऐसे लिख दो v0 स्क्वायर
बाई 2 म्यू काइनेटिक जी, सॉरी म्यू जी, 2g एच, एच तो हट गया ना, एच क्यों लगा रहा हूँ, पागल हो गया, एच तो निकाल रहा हूँ, 2g 1 प्लस म्यू काइनेटिक कॉट थीटा। हाँ या ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। इससे तो हाइट निकाल ली। अब क्वेश्चन बनता है कि जिस हाइट पे ये पहुंच गया वहां पर अज्यूमिंग कि हमारा एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, वापस आएगा। अब जब ये वापस आएगा तो कितनी स्पीड हो जाएगी? ओए शिवांश, अब क्वेश्चन क्या बनेगा? सर वी भी तो निकालना पड़ेगा। एच हाइट से गिराया, टेक्निकली यही तो हुआ, एच हाइट से गिराया और सीधा यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई v1। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा? यहां से यहां तक लॉस इन जीपी दैट इज mgh इज गेन इन के दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हीट 2। हाँ या ना? अब क्या हो जाएगा? mgh इज हाफ m v1 स्क्वायर, हीट 2 कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू के mg cos थीटा इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग विच वुड बी h बाय साइन थीटा। इससे v1 निकालना है, m काट दिया, ये आ गया g h 1 माइनस म्यू काइनेटिक कॉट थीटा इंटू 2 का अंडर द रूट इज v1। हाँ या ना? अब h की वैल्यू डाल दो, v1 आ गया 2g 1 माइनस म्यू काइनेटिक कॉट थीटा, h कितना आ रहा था? v नॉट स्क्वायर बाय 2g 1 प्लस म्यू काइनेटिक कॉट थीटा का अंडर द रूट, ये आ रहा है v नॉट स्क्वायर मतलब बाहर आएगा ना, v नॉट बाहर आएगा 1 माइनस म्यू काइनेटिक कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू काइनेटिक कॉट थीटा। ये क्वेश्चन हमने न्यूटन लॉ के अंदर भी किया था शायद। हाँ या ना? 2 बार एक्सेलरेशन लेके नीचे से ऊपर जाते हुए हाइट भी निकाली, टाइम भी निकाला, फिर नीचे आते हुए अलग से एक्सेलरेशन ली, ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन थी जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन थी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहां पर स्पीड v1 निकाली। अब ये v1 देखो ध्यान से, ये v नॉट से छोटी आ रही है क्योंकि ये वाली चीज फ्रैक्शन में है, लेस देन 1 है। अब किसी ने कहा कि यार v1 v नॉट से छोटा आएगा, ये हम वैसे भी सोच सकते हैं क्या? हाँ सोच सकते हैं। कैसे? मैंने कहा ऊपर गया और फिर नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, पूरे पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, पूरे मोशन पे। क्या बोलोगे? जीपी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट 1 प्लस हीट 2, एंड हीट 1 भी पॉजिटिव चीज है, हीट 2 भी पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आना ही चाहिए। हाँ या ना? वो कितना हो गया? हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। लॉस मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल शुड बी इक्वल टू h1 प्लस h2। हाँ, इससे सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें अल्टीमेटली h1 h2 डालने के लिए h निकालना ही पड़ेगा। कोई ये कहता है कि v1 निकाल दो, और फिर किसी के दिमाग में शुरू में ही आता है कि ऊपर जाए और नीचे आ जाए, सीधा यहीं पे लगा दूं, तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हें h1 h2 तो मतलब पहले वाला h तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हीट 1 हीट 2 के लिए तुम्हें क्या चाहिए? h चाहिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिया तो मान के चलूंगा कि मान के लिए तो अच्छा ये बता दो, लॉस मत बोलते तुम काइनेटिक एनर्जी का। हीट 1 प्लस हीट 2 व्हाट? ये तो समझ में आ रहा है कि हीट है, हाँ, और यहां पर भी समझ में आ रहा है हीट है। अब ये बताओ हीट कहां गई, कहां से आई? जीपी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, यहां से यहां पे आने में जीपी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्या चेंज होना चाहिए था? नहीं, वो नीचे तक तो आएगा,
तुम अज्यूम कर रहे हो एंगल इज ग्रेटर देन म्यू एस, एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो तो आई। मतलब नहीं पहले रिटार्ड कर रहा था, फिर जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट मान रहे हो तुम, एक्सेलरेशन ज्यादा है, तुम ये मान रहे हो कि क्या बोलते हैं tan थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, या थीटा इज tan इनवर्स म्यू एस से बड़ा है। और फोर्स ऑल का पास लग रही है। हाँ, और फोर्स ऑल अलोंग का पाथ लग रही है, पड़ेगी। तो यहाँ पर जाते हुए भी हीट जनरेट हुई है, नीचे आते हुए भी हुई है, तो दोनों में हीट को ऐड करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली V नॉट बड़ा है, V1 दिख नहीं रहा तुम्हें छोटा, लेकिन बच्चे ये कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्टली बता सकते हैं हम कि V1 छोटा होना चाहिए V नॉट से। वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू के लिए तो पहले H निकलेगा। किसी ने कहा मैं डायरेक्टली लगा दूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यार कैसे लगा दोगे? H1 प्लस H2 कहां से निकालोगे? अब कॉन्फिडेंस आया शिवांश? टाइम या अब तो बाउंस, अबे टाइम तो निकल ही नहीं सकता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टाइम नहीं निकलेगा। अब सपोज करो ये वाले क्वेश्चन थे, ये वाला अब स्मूथ की जगह क्या कर दिया? रफ। अब वो कह रहे हैं एच हाइट नीचे गिरा तो इसकी स्पीड बताओ। रेस्ट से रिलीज किया था, किससे रिलीज किया था? रेस्ट से रिलीज किया था। अगला क्वेश्चन फिर से, ऑल ट्रिवियल क्वेश्चन, दीज आर ऑल ट्रिवियल क्वेश्चन। ये थीटा है, ये m1 है, ये m2 है, यहां पे फ्रिक्शन भी दे दिया, और ये रेस्ट से रिलीज किया था और अज्यूम किया कि m2 नीचे गया, और m2 नीचे गया सपोज से हाइट h, तो इसकी स्पीड बताओ। तीसरा क्वेश्चन है, इस बार थोड़े मजे लेते हैं। ये m1 है, ये m2 है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, इसको रेस्ट से रिलीज किया और ये हाइट गया h नीचे, यहां पर इसकी v निकालो। हाँ या ना? क्वेश्चन 4, इस बार ऐसे ले लेते हैं। ये m2 है, ये m1 है, ये एंगल थीटा है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर इसे रेस्ट से रिलीज किया, ये हाइट गया h नीचे, यहाँ पर इसकी स्पीड निकालो। करो। देखो मैं तो सिस्टम की लिखने वाला था कि भाई वेलोसिटी निकालने के लिए तो सिस्टम पे लगाऊंगा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो m2gh इज हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस म्यू के m1gh। जब क्वेश्चन आएगा तो ये करके आना है, 2gh m1gh साइन थीटा प्लस हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस म्यू के m1g cos थीटा इंटू h, क्योंकि h इसके अलोंग है तो वर्टिकल हाइट तो h साइन थीटा हो जाएगी, रबिंग के डिस्टेंस में h ही रहेगा। हाँ या ना? इसमें आ जाएगा m2gh इक्वल टू हाफ m2v स्क्वायर प्लस प्लस रुक जाओ हाफ m1 v/2 का स्क्वायर
प्लस हीट म्यू के m1g h/2। ये h गया, ये पॉइंट h गया, ये पॉइंट नहीं गया, ये पॉइंट कितना गया h/2 गया, ये पॉइंट h/2 गया, इसकी वेलोसिटी भी v/2 हुई। एवरेज लेते थे ना दोनों का, ये h गया, अभी देख लो, ये h गया तो ये सेंटर h गया तो ये 2h जाएगा और ये वेलोसिटी भी 2v हो जाएगी। तो क्या लिख दोगे, m2gh इज m1g 2h sin थीटा, लॉस इन जीपी इसका, गेन इन जीपी इसका, प्लस गेन इन के ही दोनों का, दैट इज हाफ m2v² प्लस हाफ m1 2v का होल स्क्वायर म्यू के प्लस mg cos theta म्यू के रबिंग वाला हीट जनरेटेड, म्यू के m1g cos थीटा into 2h distance of rubbing. Guys, we have a nice question. हाइट है h, लेंथ है l, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ठीक है। यहां से पार्टिकल को छोड़ दिया गया, यहां से पार्टिकल ऑफ मास m को छोड़ दिया गया, यहां पे स्पीड है 0, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, ये यहां से नीचे गिरा और यहां पे स्पीड पूछी गई है, यहां पे स्पीड पूछी गई है। दिमाग में आया कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, हम कहेंगे लॉस इन जीपी इज गेन इन के प्लस हीट जनरेटेड, प्लस हीट जनरेटेड। प्रॉब्लम इज लॉस इन जीपी तो तुमने लिख दिया mgh, गेन इन के लिख दिया हाफ m v²। हीट कैसे लिखें, स्टोरी इज हीट कैसे लिखें, स्टोरी समझ में आई। स्टोरी यहां से चालू हुई कि जब डब्बा ऊपर से गिरा नीचे तो पहली चीज तो आप वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh क्यों बोलते हो। टेक्निकली लॉस इन जीपी जो है ना, इट इज अ वे ऑफ अवॉइडिंग कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो क्या मैं ये कहूं कि ये डब्बा है, ये ऊपर से नीचे आता है तो mg ऐसे लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, इसे बोल दो ds1, ये एंगल ले लो θ1, फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, इसको बोल दो ds2, mg नीचे लगेगा, इस एंगल को ले लो θ2, फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले लो, ये बोल दो ds3, mg ऐसे लगेगा, इस एंगल को बोल दो θ3। तो क्या मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय mg is mg ds1 cos θ1 plus mg ds2 cos θ2 and goes on। डॉट प्रोडक्ट तो ले रहे हो f डॉट ds करके, हाँ या ना। अब इसको मैं लिख सकता हूं mg समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ dsi इंटू कॉस थीटा आई, यही तो बन रहा है। अब जरा ये बताओ ds1 cos θ1 क्या चीज है, कैन आई से दिस हाइट, कैन आई से ds2 cos θ2 क्या है, ये हाइट, ds3 cos θ3 क्या है, ये हाइट, ds4 cos θ4 क्या है, ये वाली हाइट, ds cos θ यही तो हो गया। तो जो ये टर्म के अंदर समेशन बना, क्या मैं कह सकता हूं कि ये h बन गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा। मतलब इट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
हमेशा ही ऐसा आएगा। इसीलिए हम ये कह सकते थे कि बार बार हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी ना निकालना पड़े, उसकी जगह क्या बोल देंगे, सीधा लॉस इन जीपी। और लॉस इन जीपी के अंदर सीधा क्या लेते हैं, वर्टिकल हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्टिकल हाइट लेते हैं। अब ये डेरिवेशन हो गया। दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रूव दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया जो तुम्हें सीबीएसई में लिख के आना पड़ेगा। क्या, इट इज द प्रूफ ऑफ, इट इज द प्रूफ ऑफ mg is a conservative force. It is the proof of mg is a वही लक्ष्य कंजर्वेटिव फोर्स। हीट निकालनी है तो हमें आइडिया हो गया कि कैसे निकालना है। हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। गाइस क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को, इसको पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दें। काट दिया। अब एक काम करते हैं, एक किसी इंस्टेंट पे देखते हैं। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया ds। यहां पे डब्बा था। अब एंगल तुम्हारी मर्जी है कैसे लेना। मैंने इसे थीटा ले लिया। हॉरिजॉन्टल से थीटा लेना आसान होता था, हमें आदत भी होती है, हमें आदत भी होती है। mg ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा म्यू के नॉर्मल, और एक्सेलरेशन इधर होगा। क्या मैं कह सकता हूं mg साइन थीटा माइनस म्यू के एन इज एम ए एंड नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा। हाँ या ना। अब मैं कहूं छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये कितना हो जाएगा, म्यू के एन इंटू ds इंटू cos 180 डिग्री। भाई फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और बीच का एंगल कितना है, cos 180। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के, नॉर्मल कितना है, mg cos थीटा इंटू ds। ये छोटा सा वर्क डन था, इसका कर दो समीशन। ये आ जाएगा माइनस म्यू के mg, समीशन बन जाएगा ds cos थीटा का समीशन। हाँ जी, जरा ये बताने का कष्ट करेंगे, ds cos थीटा का समीशन क्या होगा। ds ये था, थीटा ये था, ds cos थीटा हो जाएगा ये, ds cos थीटा हो जाएगा ये, ds i cos थीटा आई। हाँ या ना, बोलो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ ऐड होती जाएंगी। हाँ या ना, अभी हॉरिजॉन्टल वाली ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, एल तो बन जाएगा। हाँ या ना, तो ये आ गया माइनस म्यू के mgl। तो हीट को क्या लिख सकते हैं, हीट को क्या लिख सकते हैं, म्यू के mgl। इसको लिख दो, m काट दो, v निकाला था ना, दैट इज gh। तो ये तो सेम ही हो गया इसके लिए। नहीं, gh माइनस म्यू के gl इंटू 2 का अंडर रूट। नहीं गाइस इधर देखो, एक तो जो हम ये पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, मैंने क्या बोल दिया कि मास m है और ये नीचे गिरा, तो मैंने ये बोल दिया कि लॉस इन जीबी इज mgh, दैट्स इट। और अगर कोई बॉडी, ये तो ऊपर से नीचे आने पे है, अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर गई तो गेन इन जीपी बोलूंगा, गेन इन जीपी इज mgh। ये सबसे कन्वीनियंट सा वे हो गया लगाने का, लॉसेस इज इक्वल टू गेन्स। कुछ ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है
कि मैंने कहा कि वैसे तो क्या बोलते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा चेंज निकलता है। क्या निकलता है? चेंज निकलता है। हमेशा क्या चीज डिफाइंड होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर कहीं तुम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करना चाहते ही हो, तो हम ये कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं कि एक बना दो रेफरेंस लेवल। क्या बना दो? रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल पे ये कह दो कि ये मास m है और ये इस रेफरेंस लेवल से हाइट h1 पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1। यहां पर है अगर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर इस रेफरेंस लेवल से नीचे h पे है, h डैश पे ये मास m, तो इस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mg h डैश। हाइट पे तो हो गई mgh1 और नीचे हो गई माइनस mg h डैश। हाँ या ना? दिस इज पोटेंशियल एनर्जीज या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज टेकिंग दिस टू बी अ रेफरेंस लेवल, जहां पे तुम कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अब सपोज करो यहां से ऊपर ले गया इसे h, तो मैं कह दूं कि यहां पे जब ये पहुंच गया h2 पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh2। आया ना? तो चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। कैन आई से दैट इज mg h2 माइनस h1, दैट इज mgh। तो एक और चीज समझ में आया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। जो चेंज होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। नहीं समझे भाई? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो तुमने ये रेफरेंस लेवल लिया, उसके हिसाब से पहले ये था h1 पे, बाद में चला गया h2 पे, तो तुमने कहा फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ? mg h2 माइनस h1। अब अगर तुमने रेफरेंस लेवल यहां पे लिया होता तो इनिशियल क्या होता? mg h1 डैश, और फाइनल कितना होता? mg h2 डैश। चेंज तो उतना ही आता, चेंज तो उतना ही आता। mg h2 डैश माइनस h1 डैश इज सेम h। तो हम ये कहेंगे चेंज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। तो इसीलिए मैंने कहा, क्या किया मैंने कहा कि ऐसे डिफाइन ही मत करो। जरूरत पड़ेगी, देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पे तुम्हें रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कि कहां पर तुम्हें रेफरेंस लेवल लिए बिना क्वेश्चन नहीं निकलेगा। जब तक पॉइंट मास है, तब तक तुम्हें रेफरेंस लेवल लेने की जरूरत नहीं है। जब चेन वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे? चेन वाले क्वेश्चन। क्योंकि चेन वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, उसके अंदर तुम्हारा ये हो जाएगा कि डिफरेंट मासेस विल बी एट डिफरेंट हाइट्स। हाँ या ना? तो उस केस में क्या करोगे? दो चीजें लगेंगी, एक तो सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन लगेगा और एक रेफरेंस लेवल का फंडा लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किन क्वेश्चनों में तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल लेके लिखनी पड़ेगी? दोज आर द क्वेश्चन जिसके अंदर चेन होगी। चेन गिर रही है, टेबल के ऊपर चेन रख दी और वो नीचे स्लाइड डाउन कर रही है, तो ऐसे में तुम्हें रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। हाँ या ना? और ऐसे केस में कहीं ना कहीं एक रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल 0 ले लोगे और फिर कहोगे उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और वो भी क्या यूज करोगे? सेंटर ऑफ मास की हाइट यूज करोगे। तो वहां पर दो चीजें लगेंगी, एक तो रेफरेंस लेवल भी लगेगा और एक सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन भी लगेगा।
लेकिन अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन, पार्टिकल्स वाले, उनके अंदर हमने डिफाइन ही चेंज कर दिया। हमने कहा भाई जब नीचे गिरेगा तो लॉसिंग जीपी लिख दो एमजीएच, जब ऊपर जाएगा तो गेनिंग जीपी लिख दो एमजीएच। तो तुम्हें रेफरेंस लेवल लेने की ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, उससे तो इनफैक्ट लेंथी होगा क्वेश्चन, शॉर्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन नाउ यू अंडरस्टैंड कि रेफरेंस लेवल का क्या फंडा था। रेफरेंस लेवल लोगे तो तुम कोई एब्सोल्यूट एनर्जी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, एंड उस केस में भी तुम्हारा चेंज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल।